जैसा आपने कहा कि भाषा ही आपको आपकी आपकी सिविलाइजेशन से जोड़ती है जैसा दीपक, तो लेकिन हमारे देश में तो जो संस्कृत है, जो कि आधार है, मूल आधार है दुनिया की कितनी भाषाओं का, और खासकर मशीन लैंग्वेज का, जो टेक्नोलॉजी आज का उसका बेडरॉक जो है वो संस्कृत है, उसको ही हमने त्याग दिया। और हमको ये कहा गया कि आप उसको त्याग दो, और ये संस्कृत और तमिल के बीच में लड़ाई कराकर दोनों को हमने त्याग दिया, जबकि ये दोनों ऐसी भाषाएं हैं, पाली, प्राकृत, संस्कृत और तमिल ऐसी भाषाएं हैं। इन भाषाओं का अध्ययन अगर किया जाता, जो हमारी प्रांतिक भाषाएं हैं उन पर अगर जोर दिया गया होता, तो भी हमारी सिविलाइजेशनल अवेयरनेस कितनी ज्यादा हो गई होती, कितनी रिच हो गई थी। और आप ये कह रहे हैं कि पिछले 115 साल में ये किया गया सिस्टमैटिकली। करेक्ट। तो जब आप तमिल और संस्कृत की बात करते हैं, उसका डिस्कशन तो ये आर्यन द्रविडियन डिवाइड से तो परे नहीं है। पूरा इसका जो संबंध इसी चीज से है। इसमें मैं आपके दर्शकों को 3-4 किताबों का रेफरेंस देना चाहता हूँ। एक बहुत ही अच्छा किताब है, 2002 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके ऑथर है निकोलस बी डर्क्स, एंड द टाइटल ऑफ द बुक इज कास्ट्स ऑफ द माइंड। क्योंकि ये कहा जाता है कि जाति प्रथा जो है, वर्णाश्रम जो है, वो ब्रह्मा के दिमाग से आया था या उनके मनस से आया था। सो द बुक ऑफ द टाइटल ऑफ द बुक इटसेल्फ इज कास्ट ऑफ द माइंड। दिस इज रिटन बाय अ वेस्टर्नर। व्हाट अ फैंटास्टिक बुक, आप इसको पढ़िए, क्योंकि वो इसमें लिखते हैं अच्छी तरह से कि कास्ट और ट्राइब जो कैटेगरीज भारत में कैसे आए थे, और हमने वर्ण और जाति को कास्ट के साथ कैसे कंफ्यूज कर दिया। ओके, ही इज फैंटास्टिकली एक्सप्लेन्ड इट। और वो इस बात को अच्छे से दर्शाते हैं कि कास्ट को भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का एक सेंट्रल फीचर करने का जो काम किया था, ये ब्रिटिशर्स ने किया था। एंड इस आइडेंटिटी को एक अनचेंजिंग आइडेंटिटी, मतलब हमसे आज ये कहा जा रहा है कि पिछले 7000 सालों में वर्णाश्रम के सिस्टम में कोई चेंज नहीं हुआ है, और जो आज दलित माना जाता है, और जो दलित का जो वर्ड है, ये तो अंबेडकर ने इन्वेंट किया था, उसके पहले दलित नाम का कोई वर्ड था ही नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि 7000 साल तक ये चेंज नहीं हुआ जो आज हमसे कहा जा रहा है। ये कितना झूठ है, निकोलस बी डर्क्स इसमें अच्छे से समझाते हैं। और उसमें स्पेसिफिकली 2 बातें निकल के आती हैं। इन बुक से बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत के एथनोग्राफी को और भारत के लेट्स से सोसाइटल स्ट्रक्चर को मैप करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक कम्युनिटी के हाथ में थी, और वो है क्रिश्चियन मिशनरीज। ओके, ब्रिटिशर्स के पास भारत के सोसाइटी का कोई मानचित्र नहीं था, कोई मैप नहीं था कि ये सोसाइटी कैसे चलती है और इसका आधार क्या है। इसको डिसाइड करने का और इसको समझने का जो कार्यभार है, ये मिशनरीज को दिया गया था। स्पेसिफिकली एक फ्रेंच मिशनरी था, हिज नेम वाज अबे डुबुआ। एंड जब आई थिंक वॉरेन हेस्टिंग्स या विलियम बेंटिक, वन ऑफ दीस 2 पीपल वाज द गवर्नर जनरल और द गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, तो इस फ्रेंच मिशनरी से उन्होंने उनके काम को पैसे देके उसका कॉपीराइट ले लिया, और उस बुक के बेसिस पे भारत के कास्ट स्ट्रक्चर और ट्राइब स्ट्रक्चर को पूरी तरह से मैप करना इन्होंने शुरू किया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अंटिल मिड 19th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी, आर्यन द्रविडियन का डिवाइड जो था वो था ही नहीं। आप अपने हिस्ट्री को लेके देखिए, ये कैसे हो सकता है कि अगर ये इतना बड़ा डिवाइड था जिसके बेसिस पे लोग एक दूसरे से द्वेष करते थे, ये अंग्रेज के आने तक ये आपकी हिस्ट्री में कहीं दिखता ही नहीं है। किसी बाहर वाले के आने के बाद ये कॉन्सेप्ट जो है पहली बार उभर के निकलता है, तो आपके दिमाग में इतना भी थॉट नहीं आता है कि बाहर वाले का हाथ इस कॉन्सेप्ट में है या नहीं। और ये क्यों, ये इतना कॉमन इशू है, मतलब ये इतना लॉजिकल इशू है कि कॉमन सेंस लगा के कोई भी देख सकता है कि अगर इतना ही प्रॉब्लम था भारत के सोसाइटी में, तो जितने भी सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं, चाहे वो इरफान हबीब हो या रोमिला थापर हो, या इन्हीं के बुक्स में निकाल के देख लीजिए और मुझे बताइए कि इतना अगर प्रॉब्लम है 2 कम्युनिटीज के बीच में, रेस के बेसिस पे और लैंग्वेज के बेसिस पे, आप एक तो ऐसा जंग दिखा दीजिए जहां पे यही मुद्दा था जिसकी वजह से लोग लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। ये तो कभी था ही नहीं। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने पूरा जो रेस का कॉन्सेप्ट है, मार्शल रेसिस के डॉक्ट्रिन के द्वारा इसको और भी एंट्रेंच किया, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि आर्यंस गोरे थे
क्योंकि गोरे ही सबसे बड़े लेट्स से वॉरियर्स हो सकते हैं। तो अगर भारत में जितने भी मार्शल रेसेस हैं उनका आर्यंस के साथ एंड देयरफॉर गोरों के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता रहा होगा, ये इनका बेसिक थियरी था। सो द कलर व्हाइट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस दे गो हैंड इन हैंड, और उसके बेसिस पे उन्होंने ये डिसाइड किया जो गोरे नहीं है ये दस्यु हैं, एंड दस्यु मतलब दास होते हैं, एंड देयरफॉर ये स्लेव्स हैं। बस कॉन्सेप्ट इनका इतना सीधा था। सो देयर इज अ फैंटास्टिक बुक दैट वाज पब्लिश्ड बाय जॉर्ज मैकमन for the very first time on this Aryan theory being used as the basis for the martial races doctrine. Okay, ये सारा सब कुछ 19वीं शताब्दी के पहले हिस्से या दूसरे हिस्से में हुआ था, उसके पहले इसका कोई जिक्र था ही नहीं। और जो लोग मैक्स मिलर की बात किए जाते हैं वो मरने से पहले वो खुद कहते हैं कि मैं अब इस थियरी पे भरोसा नहीं रखता जिन्होंने इसको प्रपोज किया था, बिकॉज ये कहते हैं कि भाषा के बेसिस पे आप किसी रेस का डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भाषा अपने आप में जिस तरीके से उभरती है इसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है। वो मल्टीपल रीजंस की वजह से एक भाषा अलग से निकल के आ सकती है। और हमसे आज ये भी कहा जाता है कि अंग्रेज के आने से पहले भारत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उसका कोई वजूद नहीं था, उसका कोई थॉट प्रोसेस नहीं था। तो ये अपने करस्पॉन्डेंस में किस देश की बात कर रहे थे? लिमुरिया की बात थोड़ी कर रहे थे वहां पे। ओके, सो देयर इज अ क्लियर रेफरेंस टू इट, एंड स्पेसिफिकली वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे आना है क्योंकि ये सोने की चिड़िया है, इसकी बात ये खुल के करते हैं। 3, आई विल टच ऑन अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड डेलिकेट टॉपिक। इससे अगर कंट्रोवर्सी होता है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बोल देता हूँ। इस बुक में निकोलस बी डर्क्स क्लियरली बताते हैं कि मिशनरीज और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ये डिस्कशन होता है कि अगर आपको भारत पे लॉन्ग टर्म राज करना है तो इसके संस्कृति को आपको पूरी तरह से एसिमिलेट करना है और उसको डाइजेस्ट करना है। और आपके इस काम के इस मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा आपका जो आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है वो इस देश का एक स्पेसिफिक वर्ग है जिसको ब्राह्मण कहते हैं ये लोग। ओके, तो जब तक ब्राह्मण जीवित है आप इस देश के धर्म का परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ये मिशनरी स्पेसिफिकली लिखे जाते हैं। ओके, और जितने भी मिशनरीज तब के मद्रास प्रेसिडेंसी में बैठ के तमिल के जितने भी काव्य हैं या जितने भी इतिहास हैं और जितने भी वहां के महाकाव्य हैं उनका जो अनुवाद कर रहे थे, उन्होंने इसको इसलिए अनुवाद नहीं किया था ताकि वो भारत के बाहर जाकर तमिल का जो गुणगान गा सके। उन्होंने ये इसलिए अनुवाद किया था ताकि आर्यन इन्वेशन थियोरी को और थोड़ा मजबूत कर सके। और आज भी ये थियोरी ही है, ये प्रूव नहीं हुआ है। ओके, तो जो घृणा इनको ब्राह्मणों से थी, आप अपने आप से पूछ लीजिए whether the rest of the Hindu society shares the very same hatred of Brahmins today। अगर इसका जवाब हाँ है तो ये कॉलोनियल एजुकेशन का सबसे बड़ा सक्सेस है। ओके, क्योंकि ये दर्शाता है कि वो जिस चीज से नफरत करता था या जिस वर्ग से नफरत करता था आज आप भी उसी वर्ग से नफरत करते हैं। और एंटी ब्राह्मण फीलिंग और एंटी ब्राह्मण मूवमेंट जो तमिलनाडु में शुरू हुआ था अराउंड द पीरियड ऑफ 1917 व्हिच इज द सेम टाइम एज अक्टूबर रेवोल्यूशन इन रशिया, रशियन रेवोल्यूशन के टाइम भी ये शुरू हुआ था। उस रेवोल्यूशन को और उस मूवमेंट को पैसा किस एंटिटी ने दिया था? द चर्च ऑफ साउथ इंडिया ने दिया था, वहां के मिशनरीज ने दिया था। ये तो डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि आप कुछ भी करें, whenever you follow the money, you will always understand who is interested in what। चाहे वो व्हाइट कॉलर क्राइम में हो या रिलीजियस इश्यूज में हो, आज आपको सिर्फ पैसा कहां से आ रहा है सिर्फ यही देखना है। मदरसों में पैसा अगर कतार या यमन से आता है या सऊदी से आता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सिमिलरली अगर मिशनरीज को कोई बाहर से फंड कर रहा है तो यही हो रहा है। लेकिन जो मिशनरी फंडिंग की बात हो रही है तब बाहर से फंड नहीं हो रहा था, यहाँ के सो कॉल्ड सेक्युलर अंग्रेज सरकार ने किया था। बिकॉज इनके स्टैट्यूट्स के अंदर, इनके अधिनियम के अंदर जितने भी कानून उन्होंने भारत में लागू किए थे यहाँ पे सरकार एस्टैब्लिश करने के बाद, उसमें स्पेसिफिकली स्टेट सपोर्ट का प्रोविजन था। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, ये आप गूगल कर लीजिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, ये तो ओपन है। देयर इज वन लेजिस्लेशन, ये जो आज हम बॉम्बे हाई कोर्ट के नाम से जिस एंटिटी को जानते हैं, दैट वाज प्रीवियसली कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ बॉम्बे जुडिकेचर। ओके, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1823 में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लेजिस्लेशन? जस्ट रिमेंबर दिस, इंडियन बिशप्स एंड कोर्ट्स एक्ट। ओके, और उस लेजिस्लेशन में दो भाग हैं। एक भाग है जो बॉम्बे हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश करता है,
और दूसरा भाग जो है भारत सरकार के कोष से क्रिश्चियन बिशप्स को पैसे देने की बात करता है। अगर आप सेक्युलर सरकार है तो एक लेजिस्लेशन में सेक्युलर चीज का भी वहां पे प्रावधान है और रिलीजियस चीज का भी प्रावधान है, और स्टेट सपोर्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी मिल रहा था। ओके, आई विल गिव यू अ बेटर एग्जांपल। 4 नवंबर 1948 को भारत का जो ड्राफ्ट संविधान है उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर ने इंट्रोड्यूस किया था, और उनपे सबसे बड़ा इल्जाम ये लगा था कि आप जो संविधान भारतीय संविधान के नाम पे पेश कर रहे हैं इसमें भारतीय चीज तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में कोई फर्क है ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, इसको मैंने मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से निकाल के दिया था। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से आता है, विच इज द फर्स्ट ब्रिटिश मेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर भारत। ओके, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो है इट इज बेस्ड ऑन वन रिपोर्ट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया, विच इज द मोंटागो केम्सफोर्ड रिपोर्ट, जो जुलाई 1918 में पब्लिश होता है। उसमें कंक्लूजन में एक पैरा है, आप पढ़ लीजिए, आई थिंक पैरा 235, जस्ट रीड इट व्हेनेवर यू कैन, इट्स पब्लिकली अवेलेबल ऑन archive.org। इन सबके बेसिस पे मैंने अपना बुक लिखा है, मैं इसलिए ये पूरा रिसर्च आपको भी बता सकता हूँ। उसमें वो कहते हैं कि अगर कोई हिंदू या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन क्रिश्चियन मिशनरीज के काम के आड़े आता है तो गवर्नमेंट को उसके अंदर हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और आप हमें मजबूर करेंगे हस्तक्षेप करने के लिए, और हमारे हाथ में जितने भी औजार होंगे, जितने भी रेमेडीज होंगे, लीगल मिलिट्री जितने भी होंगे, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि मिशनरीज आपका भला कर रहे हैं, और जो भी इसके आड़े आता है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिस इज द बेसिस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश मेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर भारत। और हम बोले जाते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सेक्युलर थी, टॉलरेंट थी। क्या खाक टॉलरेंट थी? यही इनका टॉलरेंस था। टॉलरेशन का कॉन्सेप्ट, इसका क्रिश्चियन बेसिस क्या है, इस पे इतना सारा लिटरेचर है। द प्रॉब्लम विद भारत इज दैट वेस्ट अपने मिस्टेक्स को एडमिट कर चुका है और उस पे लिटरेचर लिख चुका है कि क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ यहां पे इन्होंने साठगांठ करके भारत को कन्वर्ट करने की कितनी कोशिश की, और इतने सालों के बावजूद आप क्रिश्चियन तो नहीं बने, ये हम कहे जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आज ये है कि आपकी हिंदू आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ एक कानूनी कागजी आइडेंटिटी बनकर रह चुकी है। आपकी सोच क्रिश्चियन सोच बन चुकी है, आप माने या ना माने, मेंटली आप क्रिश्चियन बन चुके हैं। दिस हैज बीन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के दो तरीके होते हैं। कन्वर्ट अगर हो जाता है तो कन्वर्ट करो, अगर नहीं होता है तो रिकंस्ट्रक्ट करो। मतलब उनके जो धर्म होते हैं या उनके सोच विचार होते हैं, आप उसको क्रिश्चियन ढांचे में डालिए। तो जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का घृणा था कैथोलिक चर्च के संबंध में, उस घृणा को आपने ब्राह्मणों की ओर आपने डायरेक्ट कर दिया। ओके, सो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जो जितने भी कैथोलिक चर्च के पादरी होते हैं वो करप्ट होते हैं या फिर लेचरस होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, वो ट्रू क्रिश्चियंस नहीं थे। तो जिस देश में जाकर आपने अपनी कॉलोनी सेटअप की, क्योंकि ये रेफॉर्मेशन के बाद हुआ, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बाद हुआ, दैट इज आफ्टर 1648 हुआ, उसी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के माइंडसेट को आपने एक्सपोर्ट किया। और जिन कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज में आपको कैथोलिक चर्च के सिमिलर कोई इंस्टीट्यूशन दिख जाता है और भारत के सिलसिले में वो ब्राह्मण बन जाता है और ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं, तो जो घृणा आपको कैथोलिक चर्च पे था, उसी घृणा को आप यहाँ पे इनके ऊपर डायरेक्ट करते हैं, और अब उसी कम्युनिटी के बाकी लोगों को उकसाते रहते हैं कि आप इनको द्वेष कीजिए, इनके बारे में आप बोले जाइए और इनको अपना एनिमी मानिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, द मोस्ट सक्सेसफुल ग्लोबल प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड हैज बीन द कॉलोनाइजेशन प्रोजेक्ट।